हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड दोस्तों ये वीडियो होगा। दोस्तों ये जो आंसर राइटिंग सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, ये दोस्तों आज पार्ट 4 होगा और आज इसमें मैं डील करूँगा सीआरपीसी के क्वेश्चन को और ख़ास करके उस चैप्टर से हम रिलेटेड आंसर को यहाँ पे डील करेंगे साथियों, जहाँ से सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मीन्स कि चैप्टर 5 से, मीन्स कि जहाँ पे अरेस्ट के सारे प्रोविजंस को बताए गए हैं, वहीं से हम अपने आंसर को यहाँ पे डील करने वाले हैं कि कौन कौन सा प्रोसीजर अपनाया जाना चाहिए अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। तो क्या अरेस्ट किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी किया जा सकता है या किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि हमारे मेन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी क्वेश्चन को साथियों इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। दोस्तों आज का जो लेक्चर होगा मैं उसका स्ट्रेटेजी आपको बता दे रहा हूँ। ये जो होगा ये इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। जितने भी मैंने आंसर फ्रेम करके लाए हैं वो सभी के सभी मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में आज आंसर फ्रेम किया है। और साथियों इसमें आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। साथियों ये देख रहे हैं आप फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है यूपीएससी का फॉर्मेट। सेम यही फॉर्मेट हमको भी हमारे एग्जामिनेशन में यही फॉर्मेट हमको दिया जाता है। दोस्तों जब हम मेन एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो हमको इसी प्रकार की कॉपियाँ दी जाती है। कोई रूलदार कॉपी नहीं, मीन्स कि कोई लाइन वाली ऐसी लाइन वाली कॉपी नहीं दी जाती है। हमको ऐसे ही प्लेन पेपर वाली कॉपी दी जाती है और उसी प्लेन पेपर वाली कॉपी में हमको अपने आंसर को ड्राफ्ट करना होता है। साथियों एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपको कॉपी मिलता है तो इस साइड भी मार्जिन रहता है, इस साइड भी आपको कुछ नहीं लिखना होता है और इस साइड भी मार्जिन रहता है, इस साइड भी आपको कुछ नहीं लिखना होता है। जो चीज़ें जो मैटर आपको लिखना होता है दोस्तों, इस दिए हुए जो लाइन है इसी लाइन के बीच में ही आपको अपने सारे मैटर को लिखना है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस दिए हुए मीन्स कि ये मार्जिन जो दिया है इसके बीच में अगर आप पूरा आंसर लिख देते हैं, एक पेज पूरा लिख देते हैं, तो आपका मान लिया जाता है कि आपने 5 मार्क्स का आपने क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया। तो साथियों आप ध्यान लगा सकते हैं, आप दिमाग लगा सकते हैं। अगर एक पे अगर 5 नंबर आप कर ले रहे हैं, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप मैक्सिमम 4 से 5 पेज आप लिख सकते हैं। अगर 4 से 5 पेज अगर आप लिख देते हैं तो मान के चलिए आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है मेन एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन जो मुझे इन्फॉर्मेशन देना था, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक सेंड कर दिया। दोस्तों यही फॉर्मेट रहता है, इसी तरह से आपकी कॉपी आती है, इसीलिए मैंने भी ये कॉपी बाई किया है और इसी कॉपी पे मैं खुद आंसर फ्रेम करता हूँ और आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ, जिससे कि आप लोग भी अभ्यस्त हो जाए। मीन्स की रेगुलरिटी आपकी इसी तरह से बनी रहे और इस कॉपी पे जब आप आंसर लिखना फ्रेम करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हमें कितना मैटर तैयार करके जाना है। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा मैटर प्रिपेयर कर लिया और जब आंसर लिखने बैठ रहे हैं तो आप आंसर आपसे लिख रहे हैं इधर लिखा के जा रहा है ऊपर, मीन्स लिख रहे हैं सीधा सीधा लिखा के चला जा रहा है, इधर चला जा रहा है, लिख रहे हैं सीधा सीधा लिख के नीचे चला रहा है। तो इसीलिए आप लोग भी क्या करिए, प्रैक्टिस करिए और वाइट शीट लेकर के प्रैक्टिस करिए। इस साइड भी मार्जिन कर लीजिएगा, इस साइड भी मार्जिन कर लीजिएगा और 2 अंगुल इस साइड मार्जिन करिएगा, मीन्स 2 फिंगर और 2 फिंगर इधर से मार्जिन करिएगा और जो बीच में जगह बचेगा इसी बीच वाले जगह में आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। ये एक करेक्ट स्ट्रेटजी होता है। ये स्ट्रेटजी कोई बताता नहीं है, मैं आपको ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, आप अपना मेंस का आंसर देखिएगा, बहुत ही बेहतर लिख करके आएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अरेस्ट बी मेड बाय पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट की बात कर रहा है। साथियों क्वेश्चन जो कहे हमें वही करना है। क्वेश्चन जो कहता है, कह रहा है अरेस्ट बी मेड बाय अ पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर। तो जो कह रहा है अदर देन द पुलिस ऑफिसर के बारे में कहाँ बताया गया है साथियों, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि प्राइवेट पर्सन को अगर हम अरेस्ट करते हैं तो सेक्शन नंबर 43 आप लोगों ने अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए इसको एज यूजुअल लर्न भी किया होगा और वही सारी चीज़ें पूछ रहा है। जो क्वेश्चन कह रहा है वही चीज़ का हमें आंसर देना है, उससे आगे जा करके हमें आंसर नहीं फ्रेम करना है। और इसी क्वेश्चन को सेकेंड टाइप में किस तरह से पूछ रहा है और लगा यहाँ पे दे रहा है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्ट ए पर्सन। मीन्स कि किस तरह से एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। तो इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन जो बन रहा है, यही क्वेश्चन बन रहा है कि किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा किस तरह से किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। इसी के पूरे प्रोसीजर को हम यहाँ पे लेट डाउन करेंगे अपने आंसर में। अब हम इसके आंसर को देखेंगे। आंसर में मैंने कैसे फ्रेम किया है, अब आंसर को देखिए। क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया, अब आंसर देखिए। अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द फॉलोइंग पर्सन कैन मेक अरेस्ट
अपार्ट फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर, मीन्स कि पुलिस ऑफिसर के बिना भी एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है। तो साथियों किसके द्वारा अरेस्ट किया जाता है और किस किस कंडीशन में और कहाँ कहाँ अरेस्ट किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस अपने आंसर में देखेंगे। क्वेश्चन हमारा पूछा था कि क्या पुलिस ऑफिसर के बिना भी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, तो ये बात हमको कौन बताता है? ये बात बताता है सेक्शन नंबर 43 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन नंबर 44 ऑफ सीआरपीसी। इसी दोनों सेक्शन में मेंशन किया गया है कि क्या एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है और साथ साथ क्या किसी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। क्या मजिस्ट्रेट साहब जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे तो क्या वो अपने लोकल लिमिट्स में रह करके करेंगे, मीन्स कि लोकल ज्यूरिसडिक्शन में रह करके करेंगे? जी हाँ दोस्तों, वो अपने लोकल ज्यूरिसडिक्शन में रह करके करेंगे। किस किस मामले में वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं? तो क्या वो कॉग्निजेबल मामला होगा या नॉन कॉग्निजेबल मामला होगा? क्या वो बेलेबल मामला होगा कि नॉन बेलेबल मामला होगा? मीन्स कि वो किसी भी मामले में, चाहे वो मामला कॉग्निजेबल हो, चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो, चाहे बेलेबल हो या नॉन बेलेबल हो, किसी भी मामले में मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक, ये बातें आप लोगों ने देख लिया सेक्शन नंबर 44 में। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे और आंसर फ्रेम करने का कोई अलग से तरीका नहीं होता, ये बस एक आर्ट होता है कि किस तरह से आप अपनी बातों को जो आपने पढ़ा है उसको अपने शब्दों में यहाँ पे लिख करके रख देंगे। वही सारी बातें मैंने अपने शब्दों में लिख करके देखिए किस तरह से आप अपने शब्दों में अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। यहाँ पे पहले आपने बता दिया कि प्राइवेट पर्सन के द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना होता है तो उसको फॉलो करना होता है गाइडलाइन सेक्शन नंबर 43 का ऑफ सीआरपीसी का। और जब किसी भी मजिस्ट्रेट व्यक्ति को, अगर किसी भी मजिस्ट्रेट साहब को किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना होता है, इसके बारे में प्रोविज़न जो हमारा लेड डाउन करता है वो सेक्शन नंबर 44 ऑफ सीआरपीसी मीन्स की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन नंबर 44 है, ये गाइडलाइन ले करता है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब आप हैं और आपको अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो किस किस चीज़ के अकॉर्डिंग आप उसको अरेस्ट करेंगे। और इसी बातें को अब यहाँ पे क्या किया गया है साथियों, एलिब्रेट करके लिख दिया गया। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन अंडर सेक्शन 43 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में बताया जा रहा है। वेयर एंड वन हैंड सेक्शन नंबर 37 ऑफ द कोड imposes ड्यूटी अपॉन अ प्राइवेट पर्सन टू असिस्ट अ पुलिस ऑफिसर। जब आप सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 37 आप खोल करके पढ़ेंगे तो साथियों वहाँ पर लिखा है कि आप अगर कोई भी व्यक्ति अगर छुपा हुआ है जो जिसके द्वारा कोई भी क्राइम किया गया है तो प्राइवेट व्यक्ति क्या करेगा, उस पुलिस वाले को पकड़वाने में, मीन्स कि उस पुलिस की क्या करेगा, एड करेगा, पुलिस वाले को हेल्प करेगा। अगर कोई चोर यहाँ पे छुपा है, चाहे कोई ऑफेंस काम करके, मीन्स कि कोई अपराधी अगर किसी गाँव में किसी घर में छुपा हुआ है तो वहाँ पे प्राइवेट व्यक्ति का क्या लिया जा सकता है, हेल्प ले लिया जा सकता है। ये बात कहाँ देखने को मिलता है? ये बात हमको देखने के लिए मिलता है सेक्शन नंबर 37 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। और दोस्तों इसी के अगर दूसरे हाथ बात करते हैं सेक्शन नंबर 43 में, तो यहाँ पे दिया गया है किसमें, द कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। ऑन द अदर हैंड एम्पावर अ प्राइवेट पर्सन एज अरेस्टेड एनी पर्सन इफ, मीन्स कि प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। कब कब अरेस्ट किया जा सकता है, किस किस मामले में अरेस्ट किया जा सकता है और कैसे अरेस्ट किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। इस कंडीशन में किया जा सकता है। जैसे पहला कंडीशन हमको यहाँ पर दे रहा है, ही कमिट्स एनी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। और यहाँ पर देखिए मीन्स कि और किस कंडीशन में प्राइवेट व्यक्ति अरेस्ट कर सकता है, ही इज़ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अगर वो उद्घोषित अपराधी अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो उसको भी क्या किया जा सकता है, प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात देखिए, इफ़ एनी प्राइवेट पर्सन अरेस्ट एनी पर्सन देन विदाउट अननेसेसरी डिले, मीन्स कि बिना अननेसेसरी डिले किए हुए उसको क्या करना होता है, ही शैल मेक ओवर। मेक ओवर का मतलब आपको क्या होता है, उसको सौंप देना होता है। किसको सौंप देना होता है, किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा अरेस्ट करके किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं सौंपना होता है। उसको कहाँ सौंपना होता है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसको ले जाकर क्या करना होता है, उसको सुपुर्द कर देना होता है, उसको सौंप देना होता है कि साहब ये व्यक्ति है, ये ऑब्सकॉन्डर था, मीन्स कि ये उद्घोषित अपराधी था, चाहे जैसा भी अपराधी था, इसको हमने क्या किया, इसको अरेस्ट कर लिया है। अब अरेस्ट करने के बाद अब मैं आपको इसको सौंप रहा हूँ। और इन absence ऑफ पुलिस टेक द अरेस्ट पर्सन टू द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर। और वहाँ पे अरेस्ट करने के बाद उसको क्या किया जा सकता है, नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास उसको ले जा करके उसको छोड़ा जा सकता है। किसको, जिसको अरेस्ट किया गया है किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा। अगर हम सेकंड यहीं पे बात करते हैं साथियों, अरेस्टेड बाय द मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, जो कि सेक्शन नंबर 44 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत बताया गया है। ये किस किस मामले में कैसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर फ्रेम किया गया और वही बातें हम बताएंगे। हम इसमें उलूल जुलूल किसी भी प्रकार की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज़्यादा रहते हैं और हमारे पास वक्त कम रहता है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, सेक्शन 44 ऑफ द कोड
इम्पावर्स एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसको इम्पावर करता है किस चीज मामले में, जुडिशियल मामले में और एग्जीक्यूटिव मामले में, टू अरेस्ट अ पर्सन अंडर सेक्शन 44 सब क्लॉज 1। ही में अरेस्ट द पर्सन, वो क्या कर सकता है, किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, हिमसेल्फ, और ही में बी ऑर्डर टू द पर्सन टू डू इन द केस ऑफ द पर्सन टू अरेस्टेड हैज बीन कमिटेड एन ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। अगर उसके प्रेजेंस में अगर किसी के द्वारा ऑफेंस किया जा रहा है तो वो क्या कर सकता है, खुद भी अरेस्ट कर सकता है या किसी को ऑर्डर भी दे सकता है कि आप क्या करो, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लो, मींस उस व्यक्ति को पकड़ लो। ठीक, उसके बाद से दे रहा कमिटेड एन ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस विथ हिज लोकल जुरिस्डिक्शन। देयर आफ्टर, यहाँ पे बात ये लिखना जरूरी है, लोकल जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए। देयर आफ्टर ही में कमिट हिम टू कस्टडी, और उसके बाद से उसको क्या कर सकता है, अरेस्ट करने के बाद उसको कस्टडी में भेजा जा सकता है। अब यहीं पे बात करते हैं सेक्शन नंबर 44 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत क्या क्या बातें बताई गई है। तो यहाँ पे बताई गई हैं, further provided that such magistrate may at the time to time direct the arrested of the person arrested in the presence of his local jurisdiction के बारे में बात कर रहा है, उसके लोकल जुरिस्डिक्शन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन जो था हमारा कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। हमारा ये अगर 5 से 7 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन था तो 2 पेज में, अगर 2.5 पेज में हमने लिखा तो हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्रीफली डिस्कस द प्रोसीजर फॉर अरेस्ट एंड मोड ऑफ मेकिंग अरेस्ट। अब यहाँ पे कह रहा है अरेस्ट को डिफाइन करिए और मोड, कौन कौन सा मोड होता है कि किस मोड के अकॉर्डिंग आप किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे इसी क्वेश्चन को घुमा करके दूसरे लैंग्वेज में पूछ रहा है, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू द अरेस्ट ऑफ अ वुमेन। क्या किसी वुमेन को अगर अरेस्ट करना होगा तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग, किस लॉ के अकॉर्डिंग किसी वुमेन को हम गिरफ्तार करेंगे, अगर इस तरह से कोई गाइडलाइन आ जाता है कि किसी महिला को अगर ज़रूरत पड़ता है गिरफ्तार करने के लिए। तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो अरेस्ट के पूरे प्रोविज़न को सेक्शन नंबर 41 से हम डील करते हैं। और ये कहाँ जाता है, पूरा 41 में जाता है, 41A में जाता है, B में जाता है, C में जाता है, D में जाता है। पूरा प्रोसीजर वहाँ पे लेट डाउन किया गया और उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट करते हैं। और जो मेन बातें हमको देखने के लिए मिलता है सेक्शन नंबर 46 में हमको देखने के मिलता है, हाउ अरेस्ट मेड, मीन्स कि अगर किसी भी व्यक्ति को हम अरेस्ट करते हैं तो किस तरह से हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। क्या उसको ओरल इंटिमिडेशन दे करके अरेस्ट कर सकते हैं, क्या उसको धक्का पुश और पुल करके अरेस्ट कर सकते हैं, क्या अगर कोई पर्दा नसीब महिला है तो क्या हम उसको अप्रोप्रिएट टाइम देंगे कि हाँ वहाँ से वो हट जाए तब हम जा करके किसी को अरेस्ट करेंगे। तो ये सारी बातें हमको कहाँ बताई गई है, ये सारी बातें हमको सेक्शन नंबर 46 में बताई गई है कि कब कब किस तरह से किसको अरेस्ट किया जा सकता है। क्या सनसेट के पहले अरेस्ट किया जा सकता है या सनसेट के बाद, सनराइज के आफ्टर उसको इवनिंग में क्या अरेस्ट किया जा सकता है। ये सारी गाइडलाइन हमको सेक्शन नंबर 46 में देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे हम वॉच करते हैं सेक्शन नंबर 41 का सब क्लॉज बी ऑफ द कोड फॉर द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। जो भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करता है तो उसको क्या करना चाहिए, कुछ ड्यूटी है, कुछ गाइडलाइन है, उसको फॉलो करना चाहिए। दिस प्रोविजंस वाज इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट एक्ट नंबर 5 ऑफ 2009, मीन्स कि ये अमेंडमेंट करके इसको डाला गया था एक्ट नंबर 5 ऑफ 2009 में। अब क्या बातें डाली गई थी, अब देखिए यहाँ पे, इट प्रोवाइड दैट एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट, अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके लिए वो कौन कौन सा काम करेगा, किस तरह से पता चलेगा कि हाँ पुलिस वाले साहब आए हैं और क्या करने आए हैं, हमको अरेस्ट करने आए हैं। तो पुलिस वाले जो भाई साहब आते हैं उनके ऊपर क्या होना चाहिए, उनके ऊपर एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए और वो यूनिफॉर्म ऐसा यूनिफॉर्म होना चाहिए जिससे कि लगे कि हाँ वो पुलिस ऑफिसर है और आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। अब देखिए यहाँ पे बातें मैंने लिखा है, बियर एंड एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम। जब वो आप यूनिफॉर्म पहन करके पुलिस वाले आते हैं तो उनके जो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में उनका नेम प्लेट लगा होना चाहिए, वो नेम प्लेट वहाँ पे होना चाहिए जिससे कि क्लियर विजिबल हो कि हाँ ये पुलिस वाले हैं और ये व्यक्ति क्या करने आए हैं, हमको अरेस्ट करने आए हैं। मेकिंग अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, जब वो अरेस्ट करते हैं, कौन, जब पुलिस वाले भाई साहब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो क्या करेंगे, वहाँ पे एक मेमोरेंडम बनवाएंगे और उस मेमोरेंडम को बनवा करके क्या करेंगे, उस मेमोरेंडम को बनवा करके इधर उधर नहीं घूमेंगे, उस मेमोरेंडम को बनवा करके वहाँ पे कोई अगर फैमिली मेंबर उसका रहता है तो उस फैमिली मेंबर से सिग्नेचर भी करवाते हैं और फैमिली मेंबर से सिग्नेचर नहीं, अगर फैमिली मेंबर का कोई नहीं रहता है तो वहाँ पे कोई रेपुटेटेड पर्सन रहता है तो उससे भी सिग्नेचर करवाया जाता है जिससे कि पता चले कि हाँ इस व्यक्ति को इस प्लेस से क्या किया गया, डिटेंड कर लिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, सभी गाइडलाइन के बारे में हमको कहाँ बताया गया था, जब 2009 का अमेंडमेंट आया था उसी 2009 के अमेंडमेंट में ये सारी गाइडलाइन हमको दिया गया था। फिर उसके बाद से जो थर्ड यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं, इन्फॉर्मेशन द पर्सन अरेस्टेड
अरेस्टेड अनलेस द मेमो ऑफ अरेस्ट हैज़ बीन साइंड बाय हिज फैमिली मेंबर, और वहाँ पे साइन भी कराया जाएगा। ये बात भी मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया। अब देखते हैं मोड क्या होना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को हमें अरेस्ट करना है तो किस मोड के अकॉर्डिंग अरेस्ट करना है। अंडर सेक्शन 46 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइडेड दैट इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर देन द पर्सन सेल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी। मीन्स कि उसको क्या किया जा सकता है जब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना होता है सेक्शन नंबर 46 के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग हमें अरेस्ट करना है तो वहाँ पे हमें क्या देना पड़ता है। पहले तो हमें ओरल इंटिमिडेशन देना पड़ता है कि भाई मैं तुमको यहाँ पे अरेस्ट करने आ रहा हूँ। अगर वो साथ देता अरेस्ट होने में तब तो उसको आसानी से अरेस्ट किया जा सकता है। अगर ये सभी कहने के बाद वो लगता है भागने, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम फोर्स का अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे हम अपने फोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फोर्स का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, हम उसे पुश और पुल करेंगे। मीन्स कि उसको दौड़ा करके क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। अगर हमारे वर्ड से, अगर हमारे जेस्चर से, अगर हमारे कंडक्ट से अगर वो भागने में सफल नहीं रहता, अगर हम उसको ओरल इंटिमिडेशन देते हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा, अगर वो भागने लगता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको दौड़ा करके, अगर डंडा है तो डंडे से भी हम उसको मार सकते हैं। ये सारे काम हम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब वो हमारा साथ नहीं देता है। कब, जब अरेस्ट करने के लिए हम उसको गए हैं और वो अरेस्ट होने में इस तरह से आनाकानी करता है तब। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, जब हम उसको अरेस्ट करने के लिए गए हैं, वो कह रहा है कि हाँ आप हमें अरेस्ट वारंट दिखा दीजिए। आप अरेस्ट वारंट दिखा दिए। अरेस्ट वारंट दिखाने के बाद अगर वो कायदे से अरेस्ट हो जा रहा है तो आप किसी भी प्रकार का उसको न पुश करेंगे ना पुल करेंगे, उसको टच तक भी आप नहीं करेंगे। अगर वो अच्छे से सबमिशन दे रहा है, मीन्स कि अच्छे से वो अरेस्ट हो जा रहा है, तो आप ऐसा चीज़ नहीं करेंगे। ये बात कब बताई गई थी, ये बात हमको बताई गई है सेक्शन नंबर 46 ऑफ CRPC के अंतर्गत। ये बताई गई है हाउ मेड अरेस्ट के बारे में। फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या दे रहा है, पर्सन सेल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। अगर वो भागता है तब आप उसको टच करेंगे, तब आप उसको पकड़ेंगे, दौड़ाएंगे। लेकिन अगर वो कायदे से चला जाता है तो आप उसको कुछ नहीं करेंगे। अरेस्ट कैन आल्सो बी मेड बाय द सबमिशन टू कस्टडी। अब उसको क्या करेंगे, अरेस्ट करने के बाद सबमिशन कर देंगे कस्टडी में। अगर यहीं पे हम बात करते हैं, अगर किसी भी वीमेन को अगर अरेस्ट करना होता है, किसी भी महिला को अगर अरेस्ट करना होता है तो क्या होगा, अरेस्ट ऑफ वुमेन। इन केस ऑफ अरेस्ट ऑफ वुमेन, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 46 ऑफ द कोड लेज डाउन दैट एन ओरल इंटिमिडेशन ऑफ अरेस्ट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द सर्कमस्टांसेस आर इंडिकेटेड टू द कॉन्ट्रेरी। यहाँ पे कह रहा है उनको भी आप क्या देंगे, ओरल इंटिमिडेशन देंगे। ओरल इंटिमिडेशन के बाद वो क्या कर सकती हैं, अब अगर अपने आप को वो सरेंडर कर दे रही हैं, क्या करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं सरेंडर कर रही हैं तो मेल पुलिस ऑफिसर शैल नॉट टच द वुमेन फॉर द मेकिंग ऑफ अरेस्ट। तो वहाँ पे अगर फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं मौजूद है तब तक आप क्या करेंगे, वेट करेंगे जब तक कि फीमेल ऑफिसर ना आ जाती है। अगर फीमेल ऑफिसर आ जाएगी तो वही उनको क्या करेगी, कन्फाइन करेंगी, वही उसको टच करेगी और वही उसको क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। ये बातें सेक्शन नंबर 46 में लिखी हुई सारी बातें जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब फोर्सिबली अरेस्टेड का मतलब क्या होता है, अगर फोर्स लगाकर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहे हैं, वो अरेस्ट होने से ही मना कर रहा है, वो हमको देखते ही लग रहा है दीवार कूद कूद के भागने, छत कूद कूद के भागने, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इफ़ द पर्सन फोर्सफुली रेसिस्ट द इंडेवर टू अरेस्ट हिम और अटेंड टू इवेड अरेस्ट। अगर वो भागना चाहता है, अगर वो इस प्रकार का कोई भी काम करता है, मीन्स कि पुलिस को देखते ही अगर वो भागने लगता है, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, अदर देन पुलिस में यूज़ ऑल नेसेसरी इफेक्ट। तब वो पुलिस वाला क्या कर सकता है, जितने भी नेसेसरी इफेक्ट हैं उन सभी नेसेसरी इफेक्ट को फॉलो कर सकता है और उसके बाद से उनको क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 46 सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग ये सारी बात दिया हुआ है। ठीक, ये मीन्स कि जितनी भी बातें बता रहा हूँ मैं, सब ये आप बेयर एक्ट से देखेंगे तो बेयर एक्ट से सारी बातें आपको मिल जाएंगी एज यूजुअल जो मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ। दिस प्रोविजन हैज़ टू बी रीड इन द लाइट ऑफ सेक्शन नंबर 49 ऑफ द कोड विच प्रोवाइडेड दैट द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। अगर ये बात हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है, सेक्शन नंबर 49 को जब हम वॉच करते हैं, किसका, CRPC का, जब सेक्शन नंबर 49 हम वॉच करते हैं तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है नो यूज़ ऑफ फैटर, मीन्स कि आप फैटर्स का और अननेसेसरी रिस्ट्रेंट उसके ऊपर नहीं लगा सकते हैं। ये बात हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है, अगर हम रेफर करते हैं तो सेक्शन नंबर 49 में बात मिलती है। वाइल अरेस्टिंग द पर्सन, कब, जब हम पर्सन को अरेस्ट करते हैं और जब वो अच्छे से सबमिशन दे रहा है तो आप किसी भी प्रकार का उसके ऊपर अननेसेसरी फैक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अननेसेसरी अनरीजनेबल फोर्स का आप उसके ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे।
डेथ ऑफ द पर्सन कैन नॉट बी कॉज्ड, और अरेस्ट करने में आप किसी भी व्यक्ति का क्या नहीं करेंगे, डेथ कॉज नहीं करेंगे, अनलेस द पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ के बारे में है, अगर इस प्रकार में है तब। अब इससे रिलेटेड हमारे पास केस लॉ है, उन केस लॉ को मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँगा। रोशन बीबी वर्सेस जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु के केस में क्या बताया गया, इट वाज हेल्ड दैट इफ द मेथड ऑफ द अरेस्ट इज नॉट परफॉर्म्ड एज पर द सेक्शन 46 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द अरेस्ट शुड बी वाइड। ये किसके केस में बता दिया गया है, तो ये साथियों रोशन बीबी वर्सेस जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु के केस में बता दिया गया है कि अगर जो सेक्शन नंबर 46 के अकॉर्डिंग जो भी रूल लेट डाउन किए गए हैं, अगर उस रूल जो लेट डाउन किया गया उसको आप फॉलो नहीं किए हैं, अगर उसको आप दरकिनार करके किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किए हैं, तो उसको क्या, उस अरेस्ट को क्या मान लिया जाएगा, उस अरेस्ट को वाइड एब इनिशियो मीन्स की शुरुआत से ही उस अरेस्ट को क्या मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। ये बात आपको रोशन बीबी वर्सेस जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु के केस में देखने को मिलेगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट केस आ जाता है साथियों, वो आ जाता है सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, जो कि 1995 का ये केस है। इस केस में क्या ऑब्जर्व किया गया था, देखिए क्या हेल्ड किया गया है। इट वॉज हेल्ड दैट वेदर द पर्सन वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर, क्या किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा विदाउट वारंट, क्या बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है, अंडर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, किस मामले में, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। द पुलिस ऑफिसर इफ ही सेटिस्फाई दैट इट इज नेसेसरी टू हैंडकफ, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि हाँ वहाँ पे हैंड कफिंग करना मीन्स उनको हथकड़ी लगाना जरूरी है, तभी हथकड़ी लगाएगा, अगर नहीं जरूरी है तो वहाँ पे हथकड़ी नहीं लगाएगा। सच पर्सन ही में डू सो टिल द टाइम ऑफ द टेकिंग ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड देयर आफ्टर ही प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट, और उसके बाद से उसको क्या करेगा, उसको मजिस्ट्रेट के सामने ला करके क्या करेगा, पेश करेगा। सेकेंड बात इसमें बताई गई थी, फर्दर यूज ऑफ फैटर कैन ओनली बी डन अंडर द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, अगर उस व्यक्ति को फैटर लगाना है मीन्स की हथकड़ी और बेड़ियां पहनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, किससे लेना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट साहब से। तो ये दोस्तों जितनी भी बातें थी वो सेक्शन नंबर 46 से रिलेटेड और सेक्शन नंबर 41B से रिलेटेड, ये सारी बातें मैंने बता दिया कि क्या क्या ग्राउंड होने चाहिए अरेस्ट का, अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, साथ साथ अगर किसी फीमेल को अरेस्ट करना होता है तो कौन कौन सा गाइडलाइन यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, क्या मेल व्यक्ति के द्वारा भी किसी भी फीमेल को अरेस्ट किया जा सकता है, तो नहीं, उसके लिए वेट करना पड़ता है जब तक फीमेल ऑफिसर नहीं आ जाती। इन सारी गाइडलाइन को मैंने आपके अपने इसी आंसर में मैंने बता दिया। अब आपको देखना है कि किस तरह से आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। नेक्स्ट आंसर की बात हम करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू अरेस्टेड, अगर किसी भी पुलिस व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया है, जो यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है, जो सेक्शन नंबर 46 में जो प्रोसीजर दिया गया, सेक्शन नंबर 41 में जो प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, अगर उसका नहीं फॉलो किया जा रहा है किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, कब, ड्यूरिंग अरेस्ट, तब उसके लिए क्या किया जा सकता है। अगर पुलिस ऑफिसर के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया लेकिन सेक्शन नंबर 46 को वहाँ पे प्रोविजंस को वहाँ पे उनके द्वारा फॉलो नहीं किया गया, सेक्शन नंबर 41B के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया गया, तब क्या किया जा सकता है। इस कंडीशन में जो अरेस्ट होगा क्या होगा, अ ट्रायल विल नॉट बी वॉइड, लेकिन जो यहाँ पे अरेस्ट कर दिया गया है, जो ट्रायल होगा वो ट्रायल क्या होगा, वो वॉइड नहीं होगा, लेकिन उसका जो अरेस्ट है वो अरेस्ट अभी आप लोगों ने देख लिया, अरेस्ट को वाइड कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो इस तरह से अरेस्ट करके लाया गया है तो जो ट्रायल होगा वो ट्रायल वाइड नहीं होगा, सिंपली बिकॉज द प्रोविजन रिलेटिंग टू द अरेस्ट हैव नॉट बीन फुली कंप्लाइंड विथ, अगर जो अरेस्ट का प्रोविज़न है अगर वो फुल रूप से कंप्लाई नहीं किया गया है तब क्या किया जा सकता है, दोज द इलीगैलिटीज एंड इरेगुलरिटीज़ इन मेकिंग एन अरेस्ट, मीन्स कि अगर इरेगुलरिटीज़ बरती गई है और उसमें क्या किया गया है, इलीगैलिटीज़ आपको बरती गई है, तब उसमें क्या किया जा सकता है, अरेस्ट विल बी विसिएटेड, तो वो अरेस्ट क्या हो सकता है, वो विसिएट कर सकता है, मीन्स कि दूषित हो गया है। इस प्रकार का अरेस्ट हमको नहीं चाहिए, हमें जो भी अरेस्ट चाहिए वो अकॉर्डिंग टू लॉ चाहिए, लॉ जो कह रहा है जिस तरह से कह रहा है उसी तरह से हमें उसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है। अगर लॉ कह रहा है कि तुम फैटर लगा के अरेस्ट करो तो मैं फैटर लगा के उसको अरेस्ट करूंगा, मीन्स कि उसको हथकड़ी लगा के अरेस्ट करूंगा। अगर लॉ कह रहा है कि अगर आप ओरल सबमिशन देने से अगर वो व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है तो आपको किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा डिस्टेंट नहीं लगाना है, आपको यहाँ तक कि टच भी नहीं करना है, तो उसी तरह से करिए जिस प्रकार से कोड कह रहा है, जिस प्रकार से लॉ कह रहा है उसी प्रकार से हमें करना है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। द ट्रायल ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, जो ट्रायल होता है किसी भी अरेस्टेड पर्सन का, इट विल बी क्वाइट मटेरियल, ये जो होता है ये मटेरियल होता है। इफ सच अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड और चार्ज फॉर रीसेंटेंसेस, अगर उसको रीसेंटेंस के लिए चार्ज किया जा रहा है और इसके फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, अगर वो लॉफुल कस्टडी से भाग जाता है तब क्या किया जा सकता है। इफ द अरेस्ट इज फाउंड इलीगल,
अगर जो अरेस्ट किया गया है, अगर उस अरेस्ट को ही इलीगल फाउंड कर लिया गया है, द पर्सन हु हैज़ बीन सो अरेस्टेड कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का भी यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकता है इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 96 to 106 ऑफ इंडियन पिनल कोड। यहाँ पे ये बातें बता दी गई हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं, इन द पब्लिक सर्वेंट हैविंग अथॉरिटी टू मेक अरेस्ट नोइंगली एक्सरसाइजिंग द अथॉरिटी इन कंट्रावेंशंस ऑफ द लॉ एंड इफेक्ट एंड इलीगल ऑफ अरेस्टेड, अगर यहाँ पे इलीगल हो जाता है, जो अरेस्ट हो रहा है जो इलीगल हो जाता है, तब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 220 ऑफ द आईपीसी, तो उसको कहाँ पनिशेबल किया जाएगा, सेक्शन नंबर 220 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत उसको पनिशेबल किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, अपार्ट फ्रॉम हिज स्पेशल प्रोविजन एनी पर्सन हु हैज़ इलीगल अरेस्टेड अनदर इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 342 ऑफ इंडियन पिनल कोड फॉर द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, अगर इस प्रकार से उसको अरेस्ट किया गया है जो कि सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग जो ले डाउन किया गया है गाइडलाइन, उस गाइडलाइन को दरकिनार करके, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको ये माना जाएगा कि आपने उसका क्या किया है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है। नेक्स्ट बातें जो कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ़ द अरेस्ट इज इलीगल, इफ़ द अरेस्ट इज इलीगल इट इज़ अ टॉट, अगर इलीगल अरेस्ट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक प्रकार का टॉट हो जाता है। और टॉट क्या होता है साथियों, आप सभी को पता है, टॉट जो होता है वो एक सिविल रॉन्ग होता है और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, एंड द अरेस्ट पर्सन इज इंटाइटल्ड टू क्लेम द डैमेजेस, और जब यहाँ पे टॉट हो गया तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, यहाँ पे वो व्यक्ति डैमेजेस क्लेम कर सकता है कि हाँ हमको आपने क्या किया, हमारा आर्टिकल नंबर 21 का आपने वायलेशन किया, इसके लिए आप हमें क्या दीजिए, आप हमें डैमेजेस प्रोवाइड करिए। फॉर द पर्सन हु मेड सच एन अरेस्टेड, अगर इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है, कब कर लिया जाता है, जब गाइडलाइन का आपके द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है, बिना गाइडलाइन के फॉलो किए आप अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं तो आपके लिए क्या देना पड़ता है, वो एक टॉट बन जाता है और टॉट में आपको डैमेजेस वहाँ पे वो व्यक्ति क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देख लिया अरेस्ट से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न यहाँ पे बन रहे थे, उन सभी प्रोविजंस को मैंने अच्छे से डील किया, मीन्स कि आंसर में, क्वेश्चन में जो जो बातें कही गई थी वो बातें हमने अपने आंसर में डालने का भरपूर प्रयास किया, साथ साथ जो केस लॉ था उन सभी केस लॉ को भी मैंने यहाँ पे अच्छे से डील किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबा करके मीन्स कि कमेंट सेक्शन में आप जाइएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा आंसर ये कैसा लगा, इसके लिए और क्या आंसर आपको चाहिए जो कि मैं आपके लिए और आंसर फ्रेम कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।